नमस्कार, न्यूज प्लस के विश्लेषण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कहते हैं कि कभी ना कभी सच जुबां पर आ ही जाता है। यही सच कानपुर में किदवई नगर विधानसभा के भाजपा विधायक महेश त्रिवेदी की जुबां भी बोल गई। मौका था भाजपा बर्रा मंडल के सेवा पखवाड़ा बैठक का, जहां पर माननीय विधायक ने खुलकर स्वीकार किया कि विधायक निधि का 10% कमीशन मिलता है, पर बेचारे भाजपा कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन वे सभी जी जान से जनता की सेवा के लिए जुटे रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, पर महेश त्रिवेदी की हिम्मत और साफगोई को सलाम करना ही चाहिए, क्योंकि आज के युग में शाश्वत सच कहने के लिए त्रिवेदी जैसा जिगरा भी होना चाहिए। मगर त्रिवेदी की भंडार कसी ने राजनीतिक गलियारों में एक स्वस्थ बहस को जरूर जन्म दे दिया है। साफ है कि विधायक हो या सांसद, सभी को साल में 5-5 करोड़ रुपए की निधि मिलती है। सोचिए, ईमानदारी पर 10% कमीशन मिलता है और थोड़े से दबाव पर कितना प्रतिशत कमीशन बढ़ता होगा, ये किसी से छिपा नहीं है। क्योंकि विधायक सांसद किसी भी दल का हो, जैसे ईमानदारी का कमीशन उन्हें मिलता है, वैसे ही वो कुछ और भी करते होंगे। कोई भी दूध का धुला नहीं है। अब तो विधायक सांसदों के अपने ही निधि के कामों के ठेके भी लेते हैं। क्या महेश त्रिवेदी का सच दूर तक जाएगा? क्या इस सच से एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट की पुष्टि नहीं होती है? इसी पर हम न्यूज प्लस के विश्लेषण में चर्चा करेंगे। चर्चा में हिंदुस्तान टाइम्स के सीनियर जर्नलिस्ट हैदर नकवी जी होंगे हमारे साथ। हैदर साहब, सलाम के साथ आपका इस्तकबाल है। पहले वायरल वीडियो को देखें। मिले उसमें हम सब लोग समाहित रहें, और अगर हम लोग नहीं समाहित रहते हैं तो हमें तो तब भी तनख्वाही मिल रही है और 10% के विधायक निधि का कमीशन भी मिल रहा है। ईमानदारी की बात तो ये है। तुम लोगों को क्या मिल रहा है? तुम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, तो कम से कम मानव का ही कमा के हम लोग चले जाए ऊपर, तो क्या दिक्कत है? तो उसके लिए हम सब लोगों को सावधानी मिले, उसमें हम सब लोग समाहित रहें, और अगर हम लोग नहीं समाहित रहते हैं तो हमें तो तब भी तनख्वाही मिल रही है और 10% के विधायक निधि का कमीशन भी मिल रहा है। ईमानदारी की बात तो ये है। तुम लोगों को क्या मिल रहा है? तुम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, तो कम से कम मानव का ही कमा के हम लोग चले जाए ऊपर, तो क्या दिक्कत है? तो उसके लिए हम सब लोगों को उसमें बैठक थी, सेवा पखवाड़ा थी, तो हम लोग कार्यकर्ताओं के बीच में बैठे हुए थे मंडली में। तो हमारा कहने का मतलब ये था कि जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमारे परिवार का सदस्य होता है और राष्ट्र हित का चिंतन करता है, राष्ट्र के लिए काम करता है और पवित्रता से जनता के लिए काम करता है, तो हमारा कहने का अर्थ ये था कि हम विधायक हैं तो हमको कहीं ना कहीं तनख्वाह भी मिलता है और लोगों में ये भी रहता है कि जनप्रतिनिधि वगैरह 5-10% कहीं से कमीशन वगैरह भी आता होगा, लेते होंगे। तो हमारा कहने का था कि हम लोग मानव कल्याण करके ही ऊपर जाएं, तो कम से कम वही एक पुण्य हम लोगों के पक्ष में रहेगा, ये भाव था। अब लोगों के पास कोई मुद्दा तो है नहीं महेश त्रिवेदी के नाम से, एक जीवन का हमारा दाग नहीं है, और कोई अगर दाग निकाल दे तो समाज सेवा के लिए मैं हमेशा के लिए, हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कोई भी अगर अधिकारियों को शिकायत आता है तो हम पैसे वापस कराते हैं, अब कहीं कोई मामला होता है तो हम उसको भी स्टेशन में जाके उसको सही न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। तो हमारा जीवन धर्म और न्याय के लिए है, कोई गलत दिशा के लिए नहीं है और न गलत दिशा पे हम विश्वास करते हैं। हैदर साहब, महेश त्रिवेदी की हिम्मत है कि उन्होंने सच्चाई को बेबाकी से एक्सेप्ट कर लिया है तो बात यही। ऐसा तो है नहीं कि कोई विधायक या सांसद ये कह दे कि साहब हम बिल्कुल ऑनेस्ट हैं, 1 रुपए का हम कोई इधर का उधर नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है, जो सच था वो सच है? आधा सच है, मतलब उनकी साफगोई अच्छा है, अच्छा है। अच्छा, कैरी ऑन सर, कैरी ऑन जी। राजेश जी, वो
मतलब मस्त मौला तबीयत के इंसान हैं हाँ हाँ। और उसी मस्ती में भी वो और भोलेनाथ के भक्त भी हैं, तो वो अपना उसी रॉ में अपनी बात कह गए और एक बड़ी सच्चाई भी बयान कर गए कि क्या है। लेकिन जी बेसिकली जो उनकी बात है वो पार्शियल ट्रुथ में ही रखी जा सकती है, जी जी। क्योंकि मेरा जो जहां तक जानकारी है कि 10% तो एक मतलब उन्होंने एक बड़ा सा जनरल वो दे दिया कि एक मिनिमम आपको मिलना ही मिलना है, वो एस्टैब्लिश्ड है। जी बात असल में ये है कि जो कम से कम नहीं तो 30 से 35% तक का कमीशन होता है। जी जी। मतलब अपने ही ठेकेदारों को आप इन्वॉल्व कर लीजिए, उनके जरिए काम करा लीजिए। अच्छा, यूपी में जो विधायक निधि है वो मेरे ख्याल से जो वो राज्य हैं जिनमें सबसे कम है, 3 रुपए है जी। ऑलमोस्ट। हम्म। दिल्ली में यही जो रकम है वो 10 करोड़ रुपए पर विधायक है। जी तो उसमें ही इनको मैनेज करना पड़ता है। तो अब आप समझ लिए एक विधायक को अगर ईमानदारी से इनके उसमें देखें तो 15 करोड़ रुपए इनको मिलते हैं, अगर उसका 10% हुआ तो 1.5 करोड़ रुपए हो गए। जी जी। तो हम्म। ऑलमोस्ट इनको आप समझ लीजिए कि 40,000 रुपए पर डे के हिसाब से इनका एक हो गया। हाँ हाँ। अगर आप देख लें बड़ी ईमानदारी 10% की बात करें जी जी तो एक विधायक करीब 40 से 45 हजार रुपए पर डे कमा रहा है, अगर जी जी। 5 साल उस तरीके से चल गया तो ये एक बहुत बड़ी रकम है। और आप सोच सकते हैं कि कहाँ क्या होगा, जो 30 ले रहे हैं या 35% ले रहे हैं वो क्या कमा रहे होंगे और जी। लग क्या रहा होगा और जनता को उसका फायदा क्या हो रहा है। ठीक है। मैं हैदर साहब पब्लिक तो सब जानती है, लेकिन पब्लिक को में एक बात तो है कि माननीयों के दर्शन, यानी कि जो उनकी फिलॉसफी है वो गले से उनके नहीं उतरती है पब्लिक के। फिर भी पब्लिक सब जानती है, उसके बाद भी लोकतंत्र की विडंबना देखिए कि चुनाव आना है, किसी एक को हमको वोट देना है और किसी एक को जिताना है, और फिर भी वो हमारे साथ सत्ता में हमारे ऊपर शासन करता है और सत्ता में बैठता है। आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं लोकतंत्र का में जो पारदर्शिता होती है, जो उसमें चीजें होनी चाहिए, वो क्या आपको लगता है? नहीं, आप देखिए प्रॉब्लम ही यही है कि मतलब बड़ा एक ओपेक सिस्टम हो गया है। आप अब उसमें जी ट्रांसपेरेंसी के नाम नहीं है। कोई ट्रांसपेरेंसी उन्हीं के बीच में है जिनके बीच में लेन देन है। जी। ट्रांसपेरेंसी पब्लिक और पॉलिटिकल क्लास में बिल्कुल नहीं है। और शायद यही वजह है कि जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है वो देश में दिनों दिन घटती जा रही है। हाँ हाँ। जो हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी क्रेडिबिलिटी मतलब उनको कोई सीरियसली लेता नहीं है जल्दी। भाई एक मजबूरी है कि डेमोक्रेसी है, एक हेल्दी डेमोक्रेसी है, चुनाव होना है, चुनाव में आपको वोट देना और वो हमारे वोट से चुनकर आएंगे। लेकिन जो चुनने जा रहे हैं उनमें वो जिम्मेदारी का भाव नहीं रह गया है। ठीक वो कह रहे हैं। आते भी हैं कि जो चुनाव में उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो कैसे उनका रिकवर हो जाए, क्योंकि कोई भी चुनाव आप जानते हैं अब सस्ता चुनाव नहीं रह गया है। जी जी। जो इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस हैं आप उसके मतलब उससे कवर होके तो आप नहीं लड़ सकते। आज की तारीख में आपको तमाम चीजें और भी करना पड़ती हैं। और जैसे मैंने पिछली भी अपनी हमारी आपकी चर्चा हुई थी कि ग्लैमर बहुत बढ़ गया है जी जी। पॉलिटिक्स में, तो उस ग्लैमर को मेंटेन करने के लिए खर्चे मेंटेन करना होते हैं। तो वो इसी सब तरीके से राजेश जी निकल के आते हैं। तो जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है उसको बचाए रखने के लिए, नहीं तो आप देखेंगे कि नेपाल में क्या हुआ। हाँ, नेपाल नेपाल की बात। जी जी जी, हाँ कैरी ऑन सर। नेपाल में यही हुआ कि जो वहां पर इशू सबसे बड़े 3 ही आए। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट का था, वो एक अलग छोड़ दीजिए। जी। जो पॉलिटिकल क्लास का करप्शन था, हाँ और दूसरा उनके बच्चों की बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल थी। हाँ, नेपो किड। जी नेपो किड्स, नेपो बेबीज जो उन्होंने हैशटैग्स यूज किए हैं, जी। उसको आप अगर उसको उस मद्देनजर देखें, उसको इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे भी बढ़ ही रहा है लोगों में। हाँ जैसे वहां हाँ। बाहर निकल गया, अब लोगों के यहाँ पर भी आ ही रहा है। तो पॉलिटिकल क्लास को ये चीज अब समझना चाहिए कि अभी तक जो जिस पॉपुलेशन से वो केटर कर रहे थे या जिनसे वो क्या कहते हैं मुखातिब थे, जी वो चेंज हो रही है। जेंजी भी आ रही है। जेंजी उनको
आज की तारीख में आप देखिए जी कि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे तमाम ऐसे हैंडल्स एक्सक्लूसिवली जैसे हमारे शहर के लिए ही आ गए हैं, जी और वो अब जितने भी हमारे माननीय हैं उनको क्वेश्चन करना उन्होंने शुरू कर दिया है, बहुत हाँ स्ट्रांगली क्वेश्चन कर रहे हैं। हम्म। तो ये अब पॉलिटिकल क्लास को भी ये समझना होगा कि दीवार पे क्या इबारत लिखी है, अगर वो समझ जाएंगे, नहीं तो हाँ आने वाला वक्त उनके लिए ठीक नहीं है। ठीक बात कर रहे हैं आप भाई। मुझे लगता है हैदर साहब एक पॉलिटिकल डेकोरम तो बनाना ही पड़ेगा। अगर वो डेकोरम नहीं बनेगा तो मुझे लगता है कि पब्लिक भी उसी तरह का, जैसे अब बात तो की जा रही है ना कि नेपाल का मामला मसला बिल्कुल अलग था, श्रीलंका का मसला अलग था, बांग्लादेश का मसला अलग था, हिंदुस्तान का मसला बहुत अलग है, क्योंकि हिंदुस्तान में पॉपुलेशन बहुत है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, अलग अलग तरह के की कल्चर्स हैं, लोग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी की आप बात कर रहे हैं वो तो लगभग कमोबेश पूरे कंट्री में एक ही जैसी हो रही है ना, उस पर सवाल तो उठने लगे हैं। वो चाहे यूपी हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो या सिक्किम हो या कहीं भी हो, वहां पर पॉलिटिकल लीडर्स को लेकर किसी भी तरह का फेथ, जो एक नहीं विश्वास था, उसमें वो दीवार कहीं ना कहीं दरकने लगी है। मुझे लगता है कि वो थोड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। आप भी मान रहे हैं क्या? बिल्कुल मान रहा हूँ, बिल्कुल मान रहा हूँ, क्योंकि देखिए सोशल आजकल का जो नागरिक है, मतलब एक आम इंसान भी है, वो भी एक ग्लोबल सिटीजन है भाई साहब। हाँ वो भी एक ग्लोबल सिटीजन है, वो दुनिया से कनेक्टेड है, उसको सब कुछ पता चल रहा है, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, उसको सारी जानकारी। ये अनलाइक 90s की पॉलिटिक्स जो होती थी कि उसके अंदर आपको वर्ड ऑफ माउथ से जो पता चलता था कि जबानी लोगों हाँ से बात हो रही है, हाँ चीत हो रही है, ये गड़बड़ आदमी है, ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, जी और लेकिन उस डिस्कशन का लोगों पे असर भी होता था। तो वो चीज अब सिमट के चली गई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। ठीक कह रहे हैं आप। जी जी तो जो हमारा एक सामाजिक पंचायत थी वो अब वहाँ सोशल मीडिया पे है, वहीं हाँ से राय बनती है, वहीं से वो होती है। और चूंकि सब ग्लोबल सिटीजन है तो ये गलती अब किसी को नहीं होनी चाहिए, गलतफहमी कि उनको कुछ मालूम नहीं है, उनको कुछ जानकारी नहीं है। तो ये माननीयों के लिए ये एक बड़ी बात है, उनको ये चीज समझना पड़ेगी कि आप एक बहुत ही नई तरीके की ऑडियंस से डील कर रहे हैं, और जो हमारे यहाँ की भी जो जनरेशन जी है, जेनजी हमारे यहाँ की भी, वो नेपाल से कोई डिफरेंट नहीं है। जी जी ये आप ऐसे ही समझिए, वो सब एक जगह ही जैसी है, क्योंकि उनकी जो जरूरतें हैं, जो उनके एस्पिरेशंस हैं, जो वो सोचते हैं, वो बिल्कुल हमसे मुख्तलिफ सोचते हैं, बिल्कुल डिफरेंट लाइन पे चलते हैं। जी जी उनकी लैंग्वेज अलग है। हैदर साहब, एक सवाल और आपसे तो जानना चाह रहे थे, क्या आपको लगता है पॉलिटिशियंस, ठीक है वो जनता के वोट लेके आते हैं, क्या आपको लगता है अकाउंटेबिलिटी ओन करते हैं वो? इस तरह का माइंडसेट उनका बनता है? इसमें पब्लिक को बहुत संशय है, आपको भी क्या लगता है? बहुत कंफ्यूजन इसमें भी है। नहीं, आप ये मान के ही चलिए कि उनकी अकाउंटेबिलिटी तो अब कुछ बची ही नहीं है ना। उनकी अकाउंटेबिलिटी तो किसके प्रति है? किसी के प्रति नहीं है। संविधान के भी प्रति मुझे नहीं लगता है कि अगर संविधान के प्रति होती तो शपथ लेके आए हैं तो 10% कमीशन वाली तो बात ही नहीं सामने आती। जी 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 तो अकाउंटेबिलिटी तो ऑलमोस्ट जीरो है, और ये एक बड़ा वक्त है कि जब पॉलिटिक्स में एक बड़ी ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। जी जी राजनीतिक शुचिता वापस आए, जैसे पुराने लोग थे, हाँ हाँ वो बात अब लोगों की करें, मुद्दों की करें, अपनी ना करें। मतलब पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट पावर एंड वेल्थ, ये नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स आपका एक जो काम है वो काम है कि आप लोगों की सेवा करें। आप अगर लॉ मेकर हैं तो ऐसे कानून बनाएं जिससे लोगों का भला हो। जी जी तो अकाउंटेबिलिटी तो इनकी जीरो है। एक इसी में और आपको जोड़ रहे हैं, जो एडीआर की रिपोर्ट हमने पिछली बार भी आपसे तो कुछ डिस्कशन किया था, अगर यूं भी अगर आप असेस करेंगे तो उसने जो बताया कि विधायक और सांसद की जो औसत संपत्ति है, चल और अचल दोनों मिला लिया जाए, तो 37.2 करोड़ के आसपास पड़ती है वो। क्या आपको लगता है उनका, और एडीआर ने ये भी एक इंडिकेट किया है कि ये जो भी हम आपको संपत्ति बता रहे हैं वो पहले विधायक की बता रहे हैं, दूसरे तीसरे चौथे कार्यकाल के विधायकों की नहीं बता रहे हैं, वो फर्स्ट
जो फेस में विधायक हुए हैं और या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए हैं, उनकी ये उन्होंने जो संपत्ति बताई है वो बताई है। ये असेसमेंट उनका अब का है, लेटेस्ट असेसमेंट। और जो विधायक रेगुलर 5, 6 बार, 7 बार, 8 बार बन गए हैं, उसके बारे में तो उनका एक मतलब यूं कह लीजिए कि अनुमान है कि वो 100 करोड़ से ऊपर की संपत्ति हो सकती है। तो आपका क्या नजरिया है कि इतना पैसा अगर किसी के पास आ रहा है तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं बड़ी बात है ना? बिल्कुल जी। बड़ी बात है भाई साहब। और ये आंकड़ा बिल्कुल साफ तरीके से ये दिखाता है कि जी। पॉलिटिक्स आम आदमी के बाहर की बात है, उसकी पहुंच से बहुत दूर चली गई है। अब मतलब चुनाव वही आदमी लड़ सकता है जिसकी माली हालत अच्छी होगी या जी जी है। जी। आम आदमी अब ये सोच नहीं सकता है कि वो मतलब फिल्मों में जो जैसे दिखा देते हैं कि एक स्ट्रीट स्मार्ट आदमी उठा और वो चुनाव जीत गया, हाँ ऐसा हाँ हो नहीं सकता। हाँ। जी नहीं जी। तो मुझे याद है कि 2012 वाला जो असेंबली इलेक्शन था तो उसमें राठ हमीरपुर से एक साहब लड़ रहे थे, तो वो बड़े जमाने जी बाद थे। तो और आप जब उस जमाने में हम लोग साथ में ही थे उस समय पर, जी जी। तो आपको याद होगा हम लोगों ने खबर की थी, वो कोई गयादीन अनुरागी थे। हाँ हाँ हाँ। तो वो बेसिकली जी। हाँ पब्लिक सपोर्ट पे लड़ रहे थे। उनके पास कुछ था नहीं, वो एक मतलब झोपड़ी में रहते थे, लेकिन लोगों में बड़ा पॉपुलर थे। जी। तो लोगों ने उनको चंदा करके लड़ाया था। उनको चंदा करके लोग, वो जिस मतलब पब्लिक मीटिंग में जाते थे तो उनकी गाड़ी में, जीप में लोग डीजल डलवा देते थे और उनको झंडे, पानी, बैनर, जो उनको पार्टी से थोड़ा बहुत पैसा मिला था वो मिला था। जी जी। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है। ये एक एक्सेप्शन है कि ये मतलब बिरला ही कोई एक रेयर केस ऐसा सामने आ जाए। अदरवाइज आप ये देख लें कि हर आदमी या तो चुनाव जीतने के लिए जो लड़ रहा होता है, या तो उसका मंशा होती है कि भाई हम मतलब एक ऐसी पार्टी से चुनाव लड़ जाएं जिसके फेवर में वे वो और हम जीत जाएं। ठीक है। बाकी के जो 4-5 ऐसे होते हैं उनका ये होता है कि उनका भी एक मतलब ये होता है कि हम कैसे कितना चंदा उठा लें, कितना डोनेशन ले लें ताकि हमको चुनाव लड़ने का कुछ फायदा हो जाए। ठीक कह रहे हैं। तो हर तरफ पूरी तरीके से ये एक कमर्शियलाइज्ड एक्टिविटी हो चुकी है, पॉलिटिकल एक्टिविटी, जी जी जी। जिसकी अपनी इकोनॉमिक्स है और जिसकी अपनी ही एक ट्रेजेक्टरी है जिसपे वो चलती है। ठीक कह रहे हैं। तो इस सब चीजों को अब देखने का समय आ गया है। नहीं तो पॉलिटिकल क्लास अपनी क्रेडिबिलिटी मतलब मुझे लगता है अपने लोएस्ट पे है। और हाँ ये बड़ा खतरनाक साइन है लोगों का। अब जिसको कहते हैं ना धीरज, जो है ना वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, पेशेंस कम कम होता होता जा रहा है। और ये अक्रॉस द पार्टी लाइंस है। तो अब या हाँ। तो कुछ ऐसी कोई क्रांति हो जाए कि भाई इन लोगों को लगे कि नहीं भाई अब हम चीजों को कैन नॉट टेक द थिंग्स फॉर ग्रांटेड। इसमें जब तक ये भाव इनमें नहीं आएगा तब तक पॉलिटिक्स सुधरेगी नहीं। ठीक कह रहे हैं। ठीक कह रहे हैं। तो एक प्रेशर मैकेनिज्म होना चाहिए अब कहीं से भी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही। बता अप्रोप्रिएट वर्ड इस्तेमाल आपने किया, यही होना चाहिए। मैं हैदर साहब एक और थोड़ी सी जानकारी आपके से साझा कर रहा हूं और उस पर विश्लेषण भी करना चाह रहे थे। एडीआर की रिपोर्ट में एक बात कहा कि एक करीब लगभग उन्होंने एक एसेस किया कि पूरी इंडिया में 650 मंत्रियों को अगर उन्होंने देखा और उनकी माली हालत का भी असेसमेंट किया तो लगभग 24,000 करोड़ रुपए उनके पास पाए गए। उनके मतलब उनका अगर अकाउंट अगर उसका एसेस किया जाए तो 24,000 करोड़ रुपए का असेसमेंट आया है कि उनके पास है। अब ये तो बहुत बड़ी रकम है। मतलब मुझे लगता है कि इतनी बड़ी रकम है जिस पर किसी का फोकस गया ही नहीं होगा। तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई एक पार्टी है, सारी पार्टियों के लोगों का उन्होंने एसेस किया था। तो जो आप बात कह रहे हैं कि पैसा तो सबके पास है और पैसा सबके पास होता जा रहा है, क्या आपको लगता है कि मंत्रियों की तरह, सांसद विधायकों की तरह क्या नौकरशाही भी कहीं नहीं कहीं कसौटी पर तौली जाएगी कि नहीं? क्योंकि अब उनका भी वक्त आ रहा है। देखिए नौकरशाही और पॉलिटिकल क्लास का तो चोली दामन का साथ है, हाँ जो ब्यूरोक्रेसी है। और आप ये देखिए कि वो कौन आईएएस थे, बड़ा अच्छा सा उनका नाम था, एक विजय शंकर पांडे थे।
विजय विजय शंकर शंकर पांडे थे। पांडे जी उन्होंने कोशिश की थी कि 3 सबसे भ्रष्ट आईएएस को आइडेंटिफाई किया जाए। हाँ हाँ हाँ। तो आप ये देखिए कि उसकी एक बड़ी कवायद चली और सब कुछ चला और मामला खैर वोटिंग तक आया, लोगों ने वोट भी किया और उसमें नाम भी आ गए, लेकिन वो कभी लिस्ट सार्वजनिक ना कर पाए बेचारे, हाँ नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। कभी नहीं कर पाए। उसमें थे एक अखंड प्रताप सिंह थे, उनका नाम आ गया था, वो नंबर 1 भ्रष्ट थे। जी एक जी जो नीरा यादव थी उनका भी नाम हाँ था उसके अंदर। ये मतलब जी। आपको 90s की बात बता रहा हूँ। मैं ठीक कह रहे हैं। उसके बाद लेकिन आप समझिए ये उस जमाने में तो चलिए हो गया था, आज आप ये सब चीज करने का सोच भी नहीं सकते थे। ब्यूरोक्रेसी जो इस पॉलिटिकल क्लास है ना हमारा, वो हाँ हाँ पूरी तरीके से ब्यूरोक्रेसी पे डिपेंडेंट है, क्योंकि आपके पास पढ़े लिखे हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं आ रहे हैं। उनका अपना आईक्यू लेवल बहुत कम है, जो उनको समझा दिया जाता है वो समझ जाते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी ने उनकी जो एक पॉलिटिकल और जैसे एक नॉर्मल जनरल इलिटरेसी को उन्होंने जी एक वेपनाइज कर लिया है। उसके हाँ आधार पे उन्होंने उन पे कब्जा जमा लिया। आज जो मतलब ब्यूरोक्रेसी इतनी पावरफुल हो गई कि वो जो चाह रही है वो कर रही है। और मतलब ये तो 24,000 करोड़ की बात है। आप एक वो क्या कहते हैं, जो अभी आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स ने अपनी प्रॉपर्टीज को जी डिस्क्लोज किया है। डिस्क्लोज किया है, उस पर थोड़ा सा नजर मार लें तो भी मतलब, जबकि मुझे नहीं लगता है कि उसमें सब कुछ सही है, हाँ लेकिन अगर उसमें नजर मार लें तो लगता है कि भाई आपने एक नंबर में कैसे इतना जनरेट किया है। ठीक कह रहे हैं। लेकिन वही हैदर साहब है कि कोई सवाल पूछने वाला है नहीं, कोई प्रेशर बनाने वाला है नहीं, और ना उनसे इस तरह की बात की जा रही है, ना ही उनके बारे में किसी तरह का कोई नैरेटिव या परसेप्शन बिल्ड किया जा रहा है। सब कुछ है, वो माई बाप हैं, जनता के भी माई बाप हैं और सिस्टम के भी माई बाप हैं। तो ऐसा नहीं है आप एक देश की सबसे बड़ी परीक्षा पास करके आए हैं तो आप सब कुछ आपके हिसाब से ही होगा और आप दूध के धुले भी नहीं है, ये भी नहीं है। आप सवाल तो उठेंगे ही और सवाल जनता उठाएगी। मुझे लगता है कसौटी पर तौलने का समय भी आ गया है, आएगा ही। नेपाल की घटना और बांग्लादेश की घटना और श्रीलंका की घटना एग्जाम्पल्स हैं, ये तो अभी कुछ दिन कुछ महीनों की चीजें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में भी अब कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग का सिस्टम लागू किया जाना चाहिए। इससे तो आप सहमत होंगे ही। नहीं, जितने भी काम हो उनका ऑडिट होना चाहिए, प्लस जितने भी इनके काम होते हैं उन सबका ऑडिट होना चाहिए, और इनका खुद का भी ऑडिट होना चाहिए। मतलब जिसको कहते हैं ना कि पर्सनल कंडक्ट का ऑडिट होना चाहिए इनके, जी 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 जी। जिससे ताकि कुछ तो इन पे प्रेशर बिल्ड हो। अच्छा देखिए, बेसिक राजेश भाई बात ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी का मतलब जिसको कहते हैं जो कैप्चरिंग है, हाँ वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आपके जो हमारे पब्लिक और सरकार के बीच के में जो चेक्स एंड बैलेंस का काम करते हैं वो काम विधायक या मंत्री ही करते हैं। जी गवर्नेंस में भाई क्वेश्चन कौन करेगा, तो ये विधायक और मंत्री ही करेंगे ना ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल सही को। की बात कर जी। और जिनका एग्जीक्यूशन कराना है या जो भी कराना है, भाई मोदी जी सक्सेसफुल क्यों हुए, क्योंकि उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को क्वेश्चन किया और ये इंश्योर किया कि लास्ट माइल तक डिलीवरी हो। जो भी उनके प्रोग्राम्स हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जबरदस्त है। जी जी अब वो उसके क्या मायने हैं, उसके राजनीतिक मायनों में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वो इसीलिए करा पाए क्योंकि वो उनसे बेहतर समझ रखते हैं। और ये आप यहाँ पर आप कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, जो आपको बता दिया गया बस आपने उसमें मान लिया, यू नेवर क्वेश्चन। हाँ हाँ कुछ भी आप पुराने देख लीजिए, एक आध एमपी ऐसे हैं जिन्होंने, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी वगैरह की मीटिंग्स होती हैं जी उसमें आप देखिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े सवाल उठाए हैं, और उस बात से वो भी रहे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका क्या मैसेज जा रहा है, लेकिन उन्होंने सवाल उठाए, अफसरों को क्वेश्चन किया। ये एक अच्छी बात है, लेकिन उस तरीके के कितने लोग हैं, 2 या 4, बस इससे ज्यादा है ही दो नहीं। या चार, ठीक ठीक बात कह रहे हैं आप। हैदर साहब एक थोड़ा और आपसे जानना चाह रहे थे, फिर हम एनालिसिस को सम अप भी करेंगे। जो पूरा हमारा सिस्टम है, जिस सिस्टम पे हम चल रहे हैं, आपको क्या लगता नहीं है कि जो स्थितियां बन रही हैं, सोशल मीडिया एक हैमरिंग का भी काम करने जा रहा है, और
मुझे लगता है कि नेपाल की घटना में उसने बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेट कर दिया है कि हम कहीं ना कहीं हम बहुत प्रभावी भूमिका में रहेंगे। आने वाला वक्त भी जो है, क्या आपको लगता है सोशल मीडिया भी बहुत पावरफुल होगा, तलवार की तरह वो ऐसे लीडर्स को, पॉलिटिकल लीडर्स को और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको हाशिए पे तौलने की कोशिश करेगा क्या? या हाशिए पे न डाले तो, लेकिन कसौटी पर तो तौलने की कोशिश तो जरूर करेगा सोशल मीडिया। आपको क्या लगता है? मैं बस आपको एक छोटी सी एनालॉजी दूंगा राजेश जी। जी प्री सोशल मीडिया एरा जो था उसमें हाँ हम लोग सामाजिक कैमरे में रहते थे। मान लीजिए कि जी हमारे मोहल्ले में बुजुर्ग थे, भले ही वो हमसे ब्लड से रिलेटेड ना हो, लेकिन अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो वो टोक देते थे, बेटा रात में कहाँ जा रहे हो, क्यों हाँ जा रहे हो, हाँ आप समझ रहे हैं, और अच्छी इतनी बात रात है। में कैसे जा रहे हो, तुम्हारे हम पिता से शिकायत करेंगे। तो हम एक हाँ सामाजिक नजर में थे। हाँ हाँ अब जो ये सोशल मीडिया का दौर है, वो जी चीज उठ के अब सोशल मीडिया पे आ गई है। जो आदमी अंदर भरा बैठा है वो सोशल मीडिया पे बात कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि यार हम अपना चाहे नाम बदल के बात रख सकते हैं, लेकिन हम रख सकते हैं तो हमको रिप्रेजल नहीं फेस करना पड़ेगा। इसकी जी वजह जी से सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं कि अब ये नहीं है कि आप आज की जैसे जेनजी है वो जी ट्विटर और जी फेसबुक से ज्यादा इंस्टाग्राम पे पॉपुलर है वो, हाँ ठीक कह रहे हैं। तो उनकी अपनी जरूरत अलग है, अपनी उस, तो सोशल मीडिया इज बिकम वेरी वेरी इफेक्टिव। अगर ये चीज रही तो वो जो सामाजिक नजर थी वो अब सोशल नजर में बदल गई, सोशल मीडिया नजर में बदल गई है। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। और अब वो सोशल मीडिया ही सबसे इफेक्टिव मीडियम होगा आने वाले। आप ये भी देखिए कि जैसे आज की तारीख में जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है जी उसके जी लिए सबसे बड़ा अगर कोई चैलेंज है तो वो सोशल मीडिया है, ऑल्टरनेट मीडिया जिसको हम कह रहे हैं। जी जी क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं भी जैसे लगता है कि लोगों को कॉम्प्रोमाइज है तो वो जानने के लिए ऑल्टरनेट मीडिया में जा रहे हैं, और वहां पर जाने वालों की एक बड़ी तादाद है। ठीक कह रहे हैं। इसका एग्जाम्पल ध्रुव राठी है, मतलब आप उसका कोई भी ठीक वीडियो है 10 मिलियन, तो आदमी अगर जी देख रहा है ना तो तभी तो वो इतना हो रहा है। हैदर साहब, बहुत अच्छी सी बातें हुई, बहुत अच्छी। जी मुझे लगता है एक छोटा सा विधायक जी का क्लू था जिस पर हम लोगों ने एक तमाम सारे डिस्कशन भी कर लिए। आपकी बातें भी बहुत सारगर्भित भी रही, और मुझे लगता है ग्राउंड लेवल पे जो चीजें डिस्कस हो रही हैं वो हम लोगों ने डिस्कस की हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर नए विषय के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। विधायक महेश त्रिवेदी ने जिस सच के तार छेड़ दिए हैं उसका आकलन करने का समय आ गया है, क्योंकि अब राजनीति में लाल बहादुर शास्त्री और भगवती सिंह विशारद नहीं है, पर महेश जैसी सच्चाई को ही लोग पसंद करते हैं। अलबत्ता 403 विधायकों की उनकी बिरादरी में जरूर हैरानगी होगी। चलते चलते राजनीतिक भाषा ऐसी होती है जिसमें झूठ को सच बताया जाता है और सच की बड़े सम्मान के साथ हत्या कर दी जाती है। धन्यवाद, नमस्कार। मिले उसमें हम सब लोग समाहित रहें, और अगर हम लोग नहीं समाहित रहते हैं तो हमें तो तब भी तनख्वाहें मिल रही है, और 10% के विधायक निधि का कमीशन भी मिल रहा है। ईमानदारी की बात तो ये है। तुम लोगों को क्या मिल रहा है? तुम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, तो कम से कम मानव का ही कमा के हम लोग चले जाए ऊपर, तो क्या दिक्कत है? तो उसके लिए हम सब लोगों को सावधानी मिले, उसमें हम सब लोग समाहित रहें, और अगर हम लोग नहीं समाहित रहते हैं तो हमें तो तब भी तनख्वाहें मिल रही है, और 10% के विधायक निधि का कमीशन भी मिल रहा है। ईमानदारी की बात तो ये है। तुम लोगों को क्या मिल रहा है? तुम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, तो कम